नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में कोई सताए हमें बताए। हमारा आज का मुद्दा है स्ट्रीट डॉग्स की गली वापसी। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग्स पर बड़ा फैसला सुनाया है। फैसला साफ है, शेल्टर होम भेजे गए डॉग्स को स्टरलाइजेशन के बाद वापस छोड़ा जाएगा। यानी सड़कों पर डॉग्स रहेंगे, लेकिन नसबंदी और वैक्सीनेशन के साथ। अदालत ने कहा कि देश भर में एक समान नियम लागू होगा। खतरनाक डॉग्स को नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही कोर्ट ने यह आदेश दिया कि अब डॉग्स को खाना खिलाने के लिए एक जगह तय की जाएगी, ताकि हर गली मोहल्ले में टकराव न हो। लेकिन जरा सोचिएगा, फैसले के कुछ ही घंटों बाद गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। सोसाइटी में एक महिला भूखे डॉग्स को खाना खिला रही थी, तभी एक शख्स ने खुलेआम भीड़ के बीच महिला पर हाथ उठा दिया। 1 मिनट में 10-10 चांटे मारे, वो भी बेरहमी से। अब सवाल यह उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद डॉग लवर्स सुरक्षित नहीं हैं? क्या इंसानियत पर गली के डॉग्स से भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है? स्ट्रीट डॉग्स का हक और इंसानों की सुरक्षा किसे मिलेगी तरजीह? क्या डॉग्स को खाना खिलाना अपराध है? और सबसे अहम बात, क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस टकराव को खत्म कर पाएगा या यह विवाद को और भड़काएगा? सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा कि स्ट्रीट डॉग्स रहेंगे, लेकिन नसबंदी और वैक्सीनेशन के साथ रहेंगे। उन्हें खाना खिलाने के लिए एक जगह तय की जाएगी। तो नतीजा तो साफ है, ये लड़ाई सिर्फ डॉग बनाम ह्यूमन की नहीं है, ये टेस्ट है हमारे सिस्टम की, हमारी इंसानियत की और हमारी सोच की। अगर कोर्ट के आदेश का पालन हुआ तो शायद सड़कें सुरक्षित होंगी, इंसान भी और जानवर भी। लेकिन अगर समाज में गुस्सा और टकराव ऐसे ही बढ़ता रहा तो ना इंसान बचेगा, ना ही इंसानियत। सवाल आखिरी बार वही है, स्ट्रीट डॉग्स को इंसाफ चाहिए या इंसानों को सुरक्षा? किसे मिलेगी तरजीह? जो आवारा कुत्ते हैं इनको हम शेल्टर पे लेकर जाएं या इनके, तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऐसा आदेश पारित किया है। तो जो सेफ्टी मेजर्स हैं जिससे मानव कल्याण हो सके, जो फेरोसियस डॉग्स हैं, हमारे आवारा कुत्ते हैं जिनसे आए दिन जो खतरे हो जाते हैं, उससे हमें सबसे पहले तो हमें वो फॉलो अप करना चाहिए। जैसे मैं ये नहीं है कि मैं ये जितने भी गली के डॉग्स हैं, काफ़ी सारे 5-6 डॉग्स हैं, डेली उनको, जैसे मैं डेली तो नहीं खिलाती, लेकिन जब भी हम फीड कराते हैं, सुबह मॉर्निंग में जाती हूँ, वो मेरे साथ साथ सर, मैं अपने बच्चों को जैसे बस की वैन तक छोड़ने जाती हूँ तो मेरे साथ जाते हैं, मेरे साथ वापस आते हैं। बाई चांस रात को कभी हमें 12-1 बजे हमें उधर से निकलना है तो वो डॉग जब तक मेरा एरिया नहीं आ जाता, वो मेरे पीछे पीछे आते हैं और फिर वो वहाँ से वापस यू टर्न मार के अपनी जगह पर चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों पे हमला भी कर देते हैं, उसका क्या कारण होता है? उसका रीज़न होता है, वो हमें समझना होता है कि डॉग्स को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कि जैसे उन्हें कहीं पेन है या तुम उन्हें एक बार डराओगे धमकाओगे तो वो ध्यान रखते हैं कि इसने हमारे साथ गलत किया है, तो वो उसका बदला लेने के लिए करते हैं। मेरा तो यही कहना है कि अगर जो पाले हुए हैं, जो घर पे पाले हुए डॉग्स हैं, जो अपने पेट की जानते हैं, वो पहले तो अपना अच्छे से केयर करना जाने, उनको अच्छे से सिखाएं, उसकी ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ होती है डॉग्स की, वो सब करवाएं ताकि वो किसी और रेजिडेंशियल को काटे ना। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकला हुआ था इन डॉग्स के लिए, अगर उनके गवर्नमेंट के पास अच्छे हुए हैं फैसिलिटीज़ हैं डॉग्स को रखने के लिए, तो ज़रूर होना चाहिए। ये तो सही है, उनके लिए शेल्टर होम्स होने चाहिए एंड उनकी वैक्सीनेशन भी प्रॉपर टाइम टू टाइम होनी चाहिए, तो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा। लेकिन जैसे पहले उन्होंने बोला था कि एकदम हटा देंगे, कहीं और रखेंगे, वो चीज़ गलत थी। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा सभी एनिमल लवर्स को इस फैसले के लिए। जो पहला फैसला लिया गया था उससे हम लोग कोई भी सहमत नहीं थे, क्योंकि आप कभी भी एक डॉग को एक एनक्लोजर में रखेंगे, बहुत सारे डॉग्स को वहाँ बीमारी फैलने का डर था, बहुत सारे और इश्यूज़ थे। बट कहीं ना कहीं कुछ लोग इनकी बढ़ती आबादी से भी परेशान थे, उनको देखना भी ज़रूरी था। तो बहुत अच्छा फैसला लिया गया है कि जो भी डॉग्स को लेके जाया जा रहा है उनको स्टेरिलाइज करके वैक्सीनेशन करके वापस छोड़ा जाए, इससे उनकी आबादी पर भी कंट्रोल होगा। अब जो फैसला आया है, मैं उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट को। ये फैसला ठीक है, क्योंकि एक डॉग जहाँ पैदा होता है ना सर, क्योंकि इनके सिर पे छत नहीं होता, ये वहीं पे घर होता है इनका बाहर। एक डॉग जहाँ पे पैदा होता है, उस हर किसी भी डॉग का मन नहीं करता सर के 2 साल 3 साल रह के उसको आप रीलोकेट करके कहीं और छोड़ दोगे। तो ये बहुत अच्छा फैसला है कि आप स्टरलाइज करवा के डॉग्स को अपनी जगह पे छोड़ दो, फिर वो किसी को नहीं काटेगा। दिल्ली में आवारा कुत्तों की संख्या ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 6 लाख से 10 लाख पहुंच चुकी है। इसको लेकर के
डॉग लवर्स अलग बातें करते हैं तो जिनको दिक्कतें होती हो अलग बात करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मोती बाग डॉग सेंटर। मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाऊंगा। आप देखिए, पालतू जानवरों और पक्षियों का चिकित्सा केंद्र है मोती बाग में, नई दिल्ली में। यहाँ पर आवारे कुत्तों को भी लाया जा रहा है और उनका नसबंदी का भी प्रोसेस इसी अस्पताल के माध्यम से दूसरे अस्पताल में किया जा रहा है। फिलहाल नगर निगम और एनजीओ के जरिए दिल्ली में 20 नसबंदी केंद्र चल रहे हैं। एक नया केंद्र बनने के बाद इसकी संख्या 21 हो गई है, लेकिन जनसंख्या पर काबू पाने के लिए 70 से 80% कुत्तों की नसबंदी जरूरी है। अभी इसी लक्ष्य पर पूरा काम करने के लिए टीम लगातार प्रयास कर रही है। अगस्त के 12 जोन स्पेशल नसबंदी और टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। साथ ही 20,000 कुत्तों को माइक्रोचिप लगाने की भी योजना बनाई गई थी। दिल्ली में सिर्फ इस साल 26,000 से ज़्यादा डॉग बाइट के मामले दर्ज हो चुके हैं और 49 रेबीज केस भी सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश के बाद फिलहाल लगातार इन डॉग्स को नसबंदी, जो ऐसे पालतू जानवर हैं उनको नसबंदी केंद्र ले जाया जा रहा है और जो ऐसे खतरनाक कुत्ते हैं उनका इलाज और उनको इंजेक्शन भी लगाया जा रहा है। कोर्ट का ऑर्डर तो फॉर्मल ऑर्डर तो ऐसे कोर्ट का आउट नहीं हुआ था, तो ऐसे तो हमारा टीम तो नॉर्मल रूटीन काम ही कर रहा था। हमने ऐसा कोई भी ऐसा किया नहीं है कि किसी डॉग को इधर उधर किया हो, क्योंकि हमारे पास कोई ऑर्डर कोर्ट का फॉर्मल नहीं था। अभी जो ऑर्डर आया है वो तो यूजुअल एबीसी रूल्स के तहत ही आया है, तो उसके हिसाब से हमारी टीम पहले भी काम कर रही थी, अभी भी कर रही है। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी जो नया ऑर्डर आया है। तो स्ट्रीट डॉग्स की क्या गली वापसी हो रही है? क्योंकि स्टेरिलाइजेशन के बाद और वैक्सीनेशन के बाद कोर्ट की तरफ से आदेश आया है कि उन डॉग्स को वापस वहीं भेज दिया जाए। हालांकि जो डॉग्स अग्रेसिव है बस उन पर ही कार्रवाई हो, उन पर ही कोई एक्शन लिया जाए, उन्हें ही शेल्टर होम या किसी और व्यवस्था में देखा जाए। इन सब के बीच में इंडिया डेली के कई सवाल हैं। क्या नसबंदी के लिए हमारे पास व्यवस्थाएं पर्याप्त है? आक्रामक डॉग्स की पहचान आखिर कैसे होगी? नेशनल पॉलिसी बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे हम, समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो वर्डिक्ट आया था उसको दोबारा से उस पर पिटिशन दायर की गई थी। कई डॉग लवर्स होंगे देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि अब डॉग्स को, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको स्टेरिलाइज कराकर, उनको वैक्सीनेशन लगवाकर उनको उन्हीं के इलाके में छोड़ा जाए। लेकिन सवाल कई सारे हैं। क्या हमारे पास उस तरह की व्यवस्था है? क्या हमारे पास उस तरह का वेटनरी सिस्टम है? और उस सब के बावजूद भी क्या जो केस गाजियाबाद से सामने आया है उस पर क्या टिप्पणी होगी? हमारे साथ कई मेहमान हैं जो जुड़ गए हैं। अंबिका शुक्ला हैं, डायरेक्टर हैं पीएफए की, राखी दुबे वकील हैं, ज्योति जायसवाल हैं, वाइस प्रेसिडेंट है NEFOWA की, कावेरी राणा हैं, फाउंडर हैं स्मार्ट एनिमल सेंचुरी की, मेघा गुप्ता होम मेकर हैं, डॉक्टर हरवतार शर्मा पशु चिकित्सक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। सबसे पहले डॉक्टर शर्मा, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगी और मैं आपसे समझना चाहूँगी सर, क्या हमारे पास, क्या हमारे देश में, क्या दिल्ली NCR में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को छोड़ दिया जाए, Tier 2 सिटीज़ में, क्या वो व्यवस्थाएं हैं हमारे पास कि हम हर स्ट्रीट डॉग को स्टेरिलाइज कर दें, उनको वैक्सीनेट कर दें और उनको वापस छोड़ कर आएं जहां वो रहते हैं? डॉक्टर हरवतार शर्मा, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, यस, हेलो मैम, आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज? सर, क्या आपको लगता है हमारे देश में वो व्यवस्था है कि हम स्ट्रीट डॉग्स को उठाएं, उन सभी को स्टेरिलाइज करें, उन सभी को वैक्सीनेट करें और वापस उनको उनके इलाके में छोड़ कर आएं? क्या उस तरह का सिस्टम है? क्या उस तरह के वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास? हाँ मैम, बेसिकली देखा जाए तो नंबर ऑफ डॉग्स हमारे जो दिल्ली में है काफ़ी ज़्यादा हैं। तो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ डॉग्स को लेके, और जो शेल्टर्स हैं, जो स्टेरिलाइजेशन शेल्टर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा कम है, इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा कम है। इवन बहुत सारे पीपल्स तो ऐसे हैं जो इवन प्राइवेट क्लिनिकल जाके अपने डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग को स्टेरिलाइज करवाना बेटर चॉइस समझते हैं, क्योंकि प्रॉपर वहाँ पे इक्विपमेंटेशन या आप कह लीजिए प्रॉपर ऐसा कोई तैयारी नहीं होता, प्रॉपर कोई चीज़ ही नहीं है वहाँ पे कि यहाँ पे डॉग्स को प्रॉपर रखा जाए। सबसे बड़ी बात, जो डॉग डरते हैं शेल्टर्स में भेजने के लिए अपने डॉग्स को, कहते हैं कि ये दोबारा से रिलोकेट नहीं कर पाते। अगर उनका कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, कॉल करते हैं तो उनको कोई प्रॉपर आंसर नहीं देता कि डॉग कहाँ से उठाया था, कब उठाया था और कब कहाँ पे रखा गया, कहाँ पे नहीं है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि लोगों में सबसे ज़्यादा डर यही रहता है कि हमारा डॉग हम भेजेंगे वापस आएगा भी या नहीं आएगा। फर्स्ट ये है मैम। सेकंड, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट क्लिनिक से अपने डॉग को स्टेरिलाइज कराते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कंडीशंस हैं
वहाँ पे जो स्टरलाइजेशन सेंटर थी वो बिल्कुल भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर जैसे इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं होते, मतलब प्रॉपर फीडिंग का नहीं होता, क्योंकि बहुत ही कम स्टाफ है। जैसा आप देख भी पाएंगे बहुत सारे कम शेल्टर्स हैं आपके नियर बाय, काफी लोगों को पता भी नहीं, काफी लोग कंप्लेन करते हैं तो काफी देर बाद उनके गली में लोग को लेने आते हैं डॉग्स, जो एमसीडी के वर्कर्स होते हैं। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग फेस है, इतने सारे डॉग्स को स्टरलाइज करना, उनको रखना और फिर देन उनको वैक्सीनेट करना। वैक्सीनेशन भी मैम इनका बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि रेबिस का वैक्सीन जैसे ऑपरेट करते हैं तब तो ये लगा देते हैं, बट आफ्टर 21 डेज बाद अगेन बूस्टर डोज लगना है, देन आफ्टर ईयरली एनुअली फिर दोबारा से डोज लगना है। तो आप यही कैसे उनकी सवाल मार्किंग है कि डॉक्टर शर्मा ये मॉनिटरिंग कहाँ होगी, कौन करेगा ये मॉनिटरिंग कि एक बार रेबीज का इंजेक्शन अगर डॉग्स को लग जा रहा है 21 दिन बाद जो बूस्टर डोज उनको लगेगा, क्या आप वही डॉग्स उठा, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। और कावेरी राणा जी, क्या आपको लगता है, ठीक है देखिए कोर्ट ने तो अपना आदेश दे दिया है, लेकिन उसका पालन कैसे किया जाएगा, उसको एग्जीक्यूट कैसे कराया जाएगा, कैसे? और मुझे एक बात समझाइएगा, जब ये गाड़ियां डॉग्स को लेने आती हैं, क्योंकि डॉग्स तो इमोशंस में कहा जाता है ह्यूमन से भी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कावेरी राणा जी जब ये गाड़ियां डॉग्स को लेने आती है तो क्यों डॉग्स रो रहे होते हैं? जरूर उनके साथ कोई इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है कि वो इन गाड़ियों में जाने से डरते होंगे। आपको उसके लिए दिल्ली के ही नहीं बाकी सारी जगहों की नसबंदी की संस्थाएं विजिट करनी पड़ेंगी। नसबंदी कम होती है, हेल होल ज्यादा होते हैं। जहां तक रही व्यवस्था की बात और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात, एक आपका तीसरा सवाल है कि नेशनल पॉलिसी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, मैं वहां से शुरू करूंगी। नेशनल पॉलिसी तो मैडम 2001 में बन गई थी, जब एबीसी रूल्स 2001 डॉग्स लॉन्च किए गए थे सेंटर द्वारा। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं रूल्स को 2015 में रिआइटरेट करते हुए स्टेट वर्सेस नागार्जुना केस में ये बोला था कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स प्रायोरिटी लेते हैं किसी भी और रूल के ऊपर। डॉग्स को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस द्वारा नसबंदी की जाए, वैक्सीनेशन किया जाए और उनको उनकी टेरिटरी में वापस छोड़ा जाए। रेबीज वाले डॉग्स या एग्रेसिव डॉग्स वो शेल्टर में रहेंगे, एग्रेसिव डॉग्स का रिहैबिलिटेशन होगा। ये ऑर्डर ऑलरेडी है, प्रॉब्लम ये है कि इसको किसी ने एग्जीक्यूट नहीं किया, और जहां एग्जीक्यूशन हुआ वहां इतने बुरे तरीके से हुआ। आज सुबह एक वीडियो देख रहे हैं राजस्थान का, गले में फंदा डाल के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कुत्ते को उठा रहा है, कुत्ता मर गया, फांसी लग के मर गया गाड़ी में जाते जाते। तो 70% तो एबीसी सेंटर्स है ही नहीं, 70% देश में। मेरे यूपी में 75 जिले हैं, मेरे 75 जिलों में से आधों में भी नसबंदी के सेंटर्स नहीं है, जहां है वहां काफी नहीं है। और उनके अंदर की व्यवस्थाएं, अगर आप लोग स्टिंग ऑपरेशंस करने शुरू करें तो इन एनजीओज और इन शेल्टर्स की व्यवस्थाएं नरक से भी बदतर हैं। अपने ही पॉटी शुशु में कुत्ते पड़े रहते हैं, साफ सफाई की मॉनिटरिंग करने वाली कोई अथॉरिटी, कोई म्युनिसिपैलिटी नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब 2015 में ऑनरेबल कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था कि ऑनरेबल की एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल सर्वोपरि हैं, तो उन्होंने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि कहने को इंडिया की एपेक्स बॉडी है एनिमल वेलफेयर के लिए, उसको डायरेक्ट किया था कि इसकी मॉनिटरिंग और इसके इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन तो मेरा क्या सवाल तो ऐसा एनिमल ग्राउंड वेलफेयर पर बोर्ड ऑफ होता इंडिया है? से यही बड़ा सवाल है अंबिका शुक्ला जी। कई केसेस सामने आते हैं, हम कई केसेस देखते हैं जहां हम इनह्यूमैनिटी, इमोशंस, सेंसिटिविटी, इन सब पर बोलते हैं। अभी जब सुप्रीम कोर्ट का पहला वर्डिक्ट आया था डॉग्स को लेकर, तो हमने देखा था किस तरह इंडिया गेट पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद आप देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया, लोगों के मन में खुशी है, लोग इस बात से काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि डॉग्स को वापस भेजा जाएगा। लेकिन मेरा सवाल यही है कि क्या डॉग्स को वाकई में उनकी जगह पर वापस भेजा जाता है? क्या म्युनिसिपल वाले लोगों को ये याद रहता है कि उन्होंने कौन सा डॉग कहाँ से उठाया है? क्या हमारे देश में उस तरह की व्यवस्था है जहां हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तब भी हमें अपने नंबर आने की बारी का इंतजार करना पड़ता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो छोड़ दीजिए अंबिका जी, क्या हमारे देश में इस तरह के वेट्स हैं, इस तरह के वेटरनरी हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट? क्योंकि प्राइवेट वेट हॉस्पिटल में भी आपको इंतजार करना पड़ता है। अंबिका शुक्ला जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जो आपने बात, बिल्कुल, जो आपने क्लोज द डोर, जो आपने सवाल पूछा है ये बिल्कुल सही पूछा है कि क्या हमारे पास ये फैसिलिटीज़ ठीक से चल रही है। रात ही की बात है, एक एबीसी यूनिट है दिल्ली में,
रोहिणी सेक्टर 27। यहाँ पे कल कोई लोग गए थे अपने कुत्तों के बारे में पूछने के लिए, उनको अंदर आने नहीं दिया, बार बार वो पूछते गए, गेट्स लॉक कर दिया गया। दीज आर पब्लिक फैसिलिटीज़, ये पब्लिक फैसिलिटीज़ है, पब्लिक का पैसा लगाया जाता है, क्यों नहीं पब्लिक को एक्सेस दिया जाता है? फाइनली पुलिस के माध्यम से उनको अंदर जाने दिया। वहाँ उन्हें क्या पाया? कुत्ते, जैसे कावेरी जी बता रहे हैं, कुत्ते अपने ही मलमूद में बैठे हुए, खाना नहीं था, पंखे, बिजली नहीं था। एक बाथरूम में एक मरते हुए कुत्ता मिला जो वो लॉक्ड था, ताला तोड़कर उसको निकालना पड़ा, फिर उसको ट्रीटमेंट के लिए बाहर लेकर जाना पड़ा वॉलंटियर्स द्वारा। कोई, और सबसे बुरी बात है कि कुत्तों की टैगिंग नहीं थी। अगर कुत्ते को टैग और नंबर नहीं दिया जाता है, कोई रिकॉर्ड्स नहीं रखे जाते हैं, तो कुत्तों को सेफली वापसी अपनी जगह कैसे पहुंचाया जाए? ये निगलेक्ट, ये केयरलेसनेस, ये क्रूअल्टी बहुत आम है। सो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एमसीडी इन सेंटर्स पे कोई निगरानी नहीं रखती। कानून बोलते हैं कि एबीसी मॉनिटरिंग कमिटी होनी चाहिए जो हर सेंटर में जाकर पूछताछ करे। सीसीटीवी लगाया गया है कैमराज में, दिस इज़ आवश्यक। ना कोई सीसीटीवी का फुटेज देखता है, ना कोई सेंटर्स जाता है, ना कोई इस पे कोई। आज जब डिप्टी डायरेक्टर एसके यादव जी को पूछा गया इस सेंटर के बारे में, जहां कुत्ते का स्कल्स मिले थे, कुत्ते के बीमार कुत्ते मिले, अनटैग कुत्ते मिले, उन्होंने बोले नहीं नहीं ये सब अफवाहें हैं। ये है उनका एटीट्यूड। They are not willing to correct, they are not willing to clean up, they are not willing to improve. The failure of the ABC program का श्रेय MCD को जाता है। क्यों? जब इनको ये काम जो सौंपा गया है, ये प्रोग्राम जो है, ये WHO endorsed प्रोग्राम है। इसका मतलब WHO ना एनिमल वेलफेयर बॉडी है, ना ये वेटनरी बॉडी है। अगर ह्यूमन हेल्थ बॉडी के एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ABC एकमात्र साइंटिफिक और प्रूवन वे है जो नंबर को भी कम करेगा, बाइट्स को भी ख़त्म करेगा और रेबीज़ को भी एलिमिनेट करेगा, तो हम दाएं बाएं क्यों देखें? यही प्रोग्राम चलना चाहिए। तो प्रोग्राम इज़ एक्सेलेंट, बट उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा। यही हमारा कंसर्न और मुझे लगता है यही हमारा सवाल भी है। लेकिन राखी दुबे जी, उन लोगों का क्या जो इसके विक्टिम होते हैं, उन लोगों का क्या जिन पर डॉग्स अटैक कर लेते हैं? कुछ ही समय पहले एक खबर सामने आई थी जहां पर एक छोटी सी 10 साल की बच्ची के साथ ये हुआ, और ये 10 साल की बच्ची एक नहीं होगी, मुझे लगता है कई छोटी मासूम बच्चियां होंगी जिन पर स्ट्रीट डॉग अटैक करते हैं। इसका समाधान क्या है? और आज जो गाजियाबाद में हुआ है राखी दुबे जी, जहां पर, क्योंकि आप देखिए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आया है और ये कहा गया है कि आपको एक प्लेस दी जाएगी कि आप डॉग्स को खिला सकें। एक डॉग लवर भूखे डॉग्स को खाना खिला रही थी, उस पर अटैक किया गया है। ये सोसाइटी के तौर पर आप या तो डॉग लवर हैं या तो आप डॉग लवर नहीं हैं, लेकिन इस तरह ह्यूमंस पर अटैक करना, एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन पर, क्या दर्शा रहा है राखी दुबे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसने बहुत, जो अभी रिवाइज वर्डिक्ट आया है वो बहुत ही बैलेंस्ड है। उसमें जो डॉग्स के फंडामेंटल राइट्स हैं और जो ह्यूमन की फंडामेंटल राइट्स हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश की गई है। बहुत से विक्टिम्स हैं जो कि स्ट्रे डॉग्स उनके बच्चों को काट रहे हैं और वो परेशान हो रहे हैं, उनको कई डिजीजेस हो रही है, कोई लोग मर भी जा रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत से ऐसे भी जिन्होंने बड़े बड़े पेट्स पाल रखे हैं, अपने पेट्स को भी नहीं कंट्रोल कर रहे हैं और वो पेट्स भी उनको बाइट कर रहे हैं। तो जहां तक अगर पेट्स बाइट करे तो उसमें ओनर के ऊपर एफआईआर हो सकती है अंडर सेक्शन 291 कहते बीएनएस में। वो एफआईआर हो सकती है कि आप प्रॉपर्ली, आपको देखना पड़ेगा, गार्ड करना पड़ेगा, मुंह बंद करके अपने डॉग्स को घूमिए जाकर बाहर उसको लेने जा रहे हैं। उसके अलावा स्ट्रे डॉग्स की जहां बात करें तो अनफॉर्चुनेटली सिस्टम इज नॉट इन ऑर्डर। 2001 में आ चुका है ये इनैक्टमेंट, पूरा रूल्स बन चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक कहीं भी किसी अथॉरिटी ने इसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया है और यही वजह है कि आज इंडिया 4th पोजीशन में स्ट्रे डॉग्स की कैटेगरी में। तो इसलिए कि बहुत ही अलार्मिंग नंबर्स हैं, मोर देन 57 मिलियन स्ट्रे डॉग्स इंडिया में ही हैं।
तो इसको जो सॉर्ट आउट करना, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ सिस्टम इन ऑर्डर, प्लस फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। प्रॉपर शेल्टर होम विद प्रॉपर फैसिलिटीज एंड प्रॉपर वैक्सीनेशन, इसमें दोनों चीजें ही रिक्वायर्ड हैं। आपका एक तो फंड्स और दूसरा सिस्टम होना चाहिए शेल्टर होम्स। क्या हमारे पास ज्योति जायसवाल दोनों चीजें नहीं है? ना पैसा है ना सिस्टम है कि स्ट्रीट डॉग्स को वो जस्टिस मिल पाए। हालांकि हम इस बारे में तो बात करते हैं, हम देखते हैं, हम दिखाते हैं, हम डरते हैं और हम आगाह भी करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं जब एक झुंड किसी बच्चे पर, किसी व्यक्ति पर अटैक कर लेता है। लेकिन मुझे ये भी लगता है ज्योति जायसवाल जी, ये एक डॉग लवर ही डॉग की साइकोलॉजी को समझ सकता है। अगर हम ये एक्सपेक्ट करें जो डॉग लवर नहीं है कि वो वेलकमिंग हो उस घर में जहां पर डॉग्स है, तो ये हमारी गलती होगी। लेकिन क्या हमारे पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है ज्योति जायसवाल कि हम सभी स्ट्रीट डॉग्स को सुरक्षित रख सकें? बिल्कुल, सभी जो स्ट्रीट डॉग को तो सुरक्षित रखना, ऐसा मतलब जो है सरकार की तरफ से तो अभी तक तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया है, लेकिन फिर भी उसको जो है वैक्सीनेशन करके उनको उनकी जगह पर पे छोड़ना वो सही है। अब तक जो कोर्ट का जो आदेश है उसका असर तभी दिखेगा जब उसे हम ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, पर सही तरीके से लागू किया जाए। नसबंदी का मतलब यह नहीं है कि जो हम अगर नसबंदी कराते हैं तो इसको सभी लोग जो कहते हैं क्रुएल्टी है, ये है, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब है कि आप उसको जो है जनसंख्या उसके कम होंगे, जब उसकी जनसंख्या कम होंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो जहाँ पे भी जिस जगह पे भी रह रहे हैं उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे अपनी जैसे हम लोगों के बहुत सारे यहाँ पे जो है गौतम बुद्ध नगर में बहुत सारी ऐसे सोसाइटीज हैं जहाँ पर जो है इन डॉग्स के बहुत ही ज्यादा डॉग्स हैं और उनसे बचने का कोई उपाय भी नहीं दिखता है। आप उसको जो है कहीं जो है डिसलोकेट भी नहीं कर सकते हैं और डिसलोकेट करने के बाद भी जो है प्रॉब्लम आती है तो काफ़ी जो डॉग लवर्स हैं वो भी लड़ना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का अभी आदेश आया है कि इनको जो है वैक्सीनेट करिए और वापस जो है उनके प्लेस पर छोड़ना, वह कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। और उसके लिए जो है उससे क्या होगा कि जो उनकी जनसंख्या जो है जब कम होगी तो वो अपने जगह पे भी रहेंगे और हमारे ऊपर जो अटैक होते हैं उससे भी हम बचेंगे, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं और छोटे बच्चे होते हैं डॉक्टर सांबरा, क्या स्टेरिलाइज करने से और वैक्सीन करने से जो डॉग बाइट का खतरा होता है वो कम हो जाता है? डॉक्टर सांबरा प्लीज अनम्यूट। मैम, बेसिकली जब भी हम किसी डॉग का स्टेरिलाइजेशन करते हैं जिसपे कि टेस्टिकल्स को रिमूव करते हैं, टेस्टिकल से के सेक्रेट होता है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से एग्रेशन का बहुत बड़ा रीजन है जो डॉग्स में। जैसे ही हम उसको स्टेरिलाइजेशन कर देते हैं, टेस्टिकल रिमूव कर देते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट नहीं होगा, जिसकी वजह से डॉग है बहुत ही ज्यादा कामिंग हो जाएगा, वो देख के दूसरे पे एग्रेशन नहीं करेगा। ये सेकंड, आप जब भी किसी डॉग जो स्टेरिलाइज डॉग होगा उसका बेसल मेटाबॉलिज्म रेट भी मैम स्लो हो जाएगा, दैट्स व्हाई कि उसका जो एग्रेशन है वो ऑटोमेटिकली बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा। इन केस अगर कोई डॉग फिर भी एग्रेशन करता है तो मैम काफी सारी मेडिसिन हैं जिससे हम उसको रिलैक्स कर सकते हैं, बट बेसिकली हमारी सोसाइटी में एक नेगेटिव है, जो डॉग काटता है उसको लोग आगे से मारने चले जाते हैं, बल्कि हमें उसका बेसिकली साइकोलॉजी समझना चाहिए कि वो ऐसा कर क्यों रहा है, उसको किस चीज की जरूरत है, कहीं वो बीमार है या डरा हुआ है या क्या फैक्ट क्या है उसके पीछे, जिससे कि ये डॉग बाइट के केसेस हैं जिससे कम होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, स्टेरिलाइजेशन से भी पहले सबसे पहले वैक्सीनेशन का चलना चाहिए, जिससे कि डॉग बाइट्स और रेबीज की वजह से जो डेथ होती है वो कम हो। गवर्नमेंट को कोई एक ऐसा प्लान लाना चाहिए जिससे कि सोसाइटी के जितने भी डॉग्स हैं उनको वैक्सीनेट किया जाए। अलग अलग जोन है, जोन लेवल पे अगर गवर्नमेंट काम करेगी तो 101% जो दिल्ली है वो रेबीज फ्री हो सकता है, हमारी कंट्री भी रेबीज फ्री हो सकती है। अच्छा डॉक्टर सांबरा, मैं एक और क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगी कि क्या डॉग बाइट से रेबीज होता है या डॉग टच, या अगर डॉग आपको लिक कर रहा है अपनी लैंग्वेज में, आपको प्यार कर रहा है, क्या उससे भी हो सकता है? डॉग का जो स्लाइवा होता है उसके अंदर रेबीज का वायरस होता है। बेसिकली अगर हमारी स्किन पे अगर वो लीक कर रहा है और हमारी स्किन पे कोई भी कट नहीं है, कोई भी वुंड नहीं है, या बिल्कुल भी हमारी स्किन बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई स्किन में कोई भी स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं है, तो हमें 0 चांसेस है रेबीज होने के लिए। रेबीज तभी होगा अगर डॉग का स्लाइवा हमारी ब्लड स्ट्रीम या हमारे मसल या किसी जगह से हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा। अगर हमारी बॉडी वेल कवर्ड है, पूरे अच्छे तरीके से कवर्ड है, तो रेबीज होने के चांसेस बिल्कुल 0 हैं। बट कई केसेस में जो डॉग्स होते हैं जब वो बाइट करते हैं तो उसके साथ क्या होता है, जो उनका स्लाइवा है कुछ
वो अंदर चला जाता है मसल्स में, जो टीथ के अंदर स्लाइवा लगा रहता है, जिसकी वजह से रेबिस डॉग के कारण रेबिस हो जाता है ह्यूमंस में। ओके, मेघा गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, होम मेकर है, मैं उनका भी रुख करना चाहूँगी। मेघा गुप्ता जी हैं हमारे साथ? अच्छा ठीक है। कावेरी राणा जी, मैम एक बात यहाँ समझाइएगा, हम क्यों ऐसा एक जो विजुअल मैं चला रही हूँ, मैं चाहती हूँ अगर आपको वो विजुअल दिख रहा हो तो आप देखिए, ऐसा क्यों होता है जब स्ट्रीट पर अगर एक डॉग अटैक करता है तो अचानक से पूरे डॉग्स का वो झुंड आ जाता है, और कोई भी व्यक्ति हो, कई बार हमने डिलीवरी बॉयज़ के साथ ऐसा होते हुए देखा है, छोटे बच्चों के साथ ऐसा होते हुए देखा है कि वो अटैक कर लेते हैं। अब जब क्योंकि अग्रेसिव डॉग है या उनका एनवायरनमेंट ऐसा रहा होगा, या एक अटैक कर रहा है तो सब झुंड मिलाकर अटैक करने रहते हैं, अब किसी व्यक्ति को इस चीज़ से डर बैठ जाए या उसे थोड़ी हेट्रेड की फीलिंग आ जाए, तो हम क्यों उस विक्टिम को ही गुनहगार समझने रखते हैं जिसका एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है डॉग बाइट से? क्या करना चाहिए ऐसे में? मैं पहले झुंड के ऊपर आती हूँ, है ना। 24 साल पहले काम कर लिए होते सरकार ने, तो आज ये झुंड नहीं होते इतने बड़े, ठीक है। झुंड बड़े इसलिए हैं क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, नसबंदी नहीं की गई। नाउ डॉग्स टेरिटोरियल एनिमल्स हैं, उनमें बाय डिफॉल्ट एक लीडर होता है और फॉलोवर होता है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक आदमी चिल्लाता है हाय कुत्ता हाय कुत्ता हाय कुत्ता, पीछे 2000 आके खड़े हो जाते हैं हाय कुत्ता, चाहे उनमें से किसी को डॉग ने कुछ नहीं कहा हो। It's a similar mentality, the mentality to lead. There would be a leader and then there would be followers. ठीक है। अब जो लीडर है, जो चेस कर रहा है, जो कर रहा था चेस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास ऐसे बच्चों के रिहेबिलिटेशन और ट्रेनिंग के लिए सेंटर्स होने चाहिए जो लोकल एडब्ल्यूएस के साथ कोऑर्डिनेशन में उन बच्चों के एग्रेशन पे, उन डॉग्स के एग्रेशन पे काम करें। चाहे वो स्टरलाइजेशन प्लस वैक्सीनेशन है, चाहे वो बिहेवियरल ट्रेनिंग है ना। रिमूव द बाइटिंग डॉग और द अटैकिंग डॉग फ्रॉम द इक्वेशन। उस हर्ड को कुछ टाइम के लिए ब्रेक कर दीजिए। डॉग की जो साइकोलॉजी है वो फॉलो करने की होती है, चाहे वो फीडर को फॉलो कर रहा है, चाहे वो अपने बॉस को फॉलो कर रहा है। अगर वो साइकोलॉजी एक हद से ज्यादा टेरिटोरियल हो जाए और भागना दौड़ना ग्रुप में शुरू हो जाए तो एक्सीडेंट होने का पूरा पूरा खतरा है। उसमें हम ये नहीं कह सकते बच्चे की गलती थी वो बाहर क्यों गया, उसमें हम ये भी नहीं कह सकते उस बुजुर्ग की गलती थी वो डंडा लेके क्यों चल रहा था, है ना। हमने हर्ट्स कंट्रोल नहीं करी एज अ गवर्नमेंट, कुत्ते बढ़ गए, जगह कम हो गई, हाई राइजेस बढ़ गए, खेलने कूदने की जगह नहीं बची। अब विक्टिम की बात पे आते हैं। अगर किसी को काट लेता है तो दुख ना हो, यह बड़ी गलत बात है, ऐसा हो नहीं सकता। अगर मैं जानवरों को प्यार करने का दावा करती हूँ तो ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे इंसान के दुख से दुख नहीं होगा। तो अगर कोई ऐसा व्यवहार करता है कि कुत्ते के काटने पे हमदर्दी और सोल्यूशन की जगह बोलता है नहीं नहीं जी गलती आप ही की थी, हाँ, जहां पे कुत्ते को आपने पत्थर मारा और कुत्ते ने काट लिया, डेफिनेटली गलती आपकी थी। जहां आपने उस कुत्ते के बच्चों को कुचल दिया या आपने उन बच्चों को बोरे में बांध के फेंका है और आपको कुत्ते ने काट लिया, आपकी गलती थी, है ना। जहां पर अनप्रोवोक्ड केसेस हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, जिन्हें हम एक्सीडेंट्स कहते हैं, है ना, वो रिजॉल्वेबल है। लोकल फीडर्स, आरडब्ल्यूएस, रेजिडेंट्स और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर एक समन्वय से काम करे तो ये घटनाएं होने से रोकी जा सकती हैं। पर हम 2015 में जजमेंट आ गया, फिर भी 10 साल से लड़ रहे हैं कुत्ते हटाओ कुत्ते हटाओ कुत्ते हटाओ, फीडर खाना नहीं खिलाएगा कुत्ते हटाओ। अब 2025 में दोबारा से सेम जजमेंट आ गया है तो बाकी के डॉग हेटर भी कह रहे हैं ये तो बहुत सही जजमेंट है। अरे ये तो 2015 में आ गया था, काहे लिए नहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पीछे पड़ के इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्यों नहीं है डब्ल्यूबीआई के बाहर धरने दिए। ओके, अंबिका शुक्ला, क्योंकि इतनी बात हो रही है, आप लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि 10 साल पहले ये आ गया था, उस पर वर्कआउट नहीं किया, हु इज़ एट फॉल्ट? आपको क्या लगता है जब आप इस तरह की केसेस देखती हैं और ऐसे लोगों से मिलती हैं और आप ग्राउंड लेवल पर जाकर देखती हैं, क्या हमारे पास, हमारे देश में, क्या हमारे देश की राजधानी में इतने रिहैब सेंटर्स हैं? क्या हमारे पास इतने गवर्नमेंट वेट हॉस्पिटल्स हैं? क्या हम उतने सुचारू हैं कि आप वहां पर जाएं और आपको सब मेडिसिन, सब वैक्सीन, सब कुछ अवेलेबल मिले? कई तो ह्यूमन के, इंसानों के सरकारी अस्पताल में नहीं मिलती है। अंबिका शुक्ला जी, अनम्यूट मैम। अंबिका जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा। क्या करना है? हाँ, मुझे अब आपकी आवाज अनम्यूट करो। हाँ, मुझे मिल रही है, मुझे मिल रही है आपकी आवाज। हाँ, तो अच्छा ऐसा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है इम्प्लीमेंटेशन की? ये दी गई है
सिविक अथॉरिटीज़ को, यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज़। अब म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास बहुत ज़्यादा कार्य हैं। वो उनको इंक्रोचमेंट देखना है, रोड्स देखना है, फ्लडिंग देखना है, पॉट होल्स देखना है। बहुत लो प्रायोरिटी है और उनको ना ही इन पे कोई रुचि है, ना कोई दिलचस्पी है इस काम में। दे हैव नो ट्रेनिंग, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई और उनको लगता है ये पनिशमेंट पोस्टिंग है, ये पनिशमेंट का काम है कि जानवरों को जाकर इनके साथ पकड़ो, करो, ये करो, वो करो। उनको अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपके पास ऐसा जॉब दिया गया जिसको आप ना पसंद करते हैं, ना इसके बारे में आप जानकारी रखते हैं, ना आप इसको करना चाहते हैं, ना आपको इसमें कोई ट्रेनिंग दी है, ना कोई मोटिवेशन, तो परफॉर्मेंस कैसे होगा? ज़ीरो। और ऐसा ही हुआ है हमारे म्यूनिसिपैलिटीज़ के साथ। अब उल्टा देखो, एक ही कम्युनिटी है हिंदुस्तान में जिसको ABC प्रोग्राम की सक्सेस करने में या बनाने में सबसे ज़्यादा रुचि है, एक्सपर्टीज़ है, डोमेन जानकारी है और सबसे ज़्यादा विलिंगनेस है, और वो है पशु कल्याण समूह। हम सब जानवरों को जानते हैं, पहचानते हैं, काम करते हैं उनके साथ, रुचि रखते हैं उसके साथ। हम ये कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जहाँ भी अभी तक जितने भी स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशंस हुए हैं, 90% फीडर्स के द्वारा हुए हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ के द्वारा नहीं। अंबिका जी, अगर ये प्रोविजन है कि अंबिका जी, अगर ये प्रोविजन है कि जो लोग जिनको इंक्लिनेशन हो, जो डॉग्स की लव लैंग्वेज को समझते हैं, कि आप किसी भी स्ट्रीट डॉग को अगर आप प्यार से बुलाओगे तो वो पहुंच जाता है। पता नहीं ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों की गाड़ियां जब आती हैं तो ये सारे डॉग्स क्यों भाग जाते हैं? जरूर कोई अमानवीय व्यवहार उनके साथ हुआ रहता है। तो अंबिका जी, क्या इस चीज में कोई प्रोविजन नहीं है कि जो NGOs होते हैं या प्राइवेट NGOs फॉर दैट मैटर क्यों ना हो, वो इन तमाम चीजों की निगरानी करें? या कोई ऐसा बैटल, कोई बीच का रास्ता इसमें नहीं निकल सकता है? बिल्कुल होना चाहिए मैम। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अगर बनाया जाए और एनिमल वेलफेयर NGOs को शामिल किया जाए इस प्रोग्राम में इन पार्टनरशिप, ताकि हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, हमें भी अथॉरिटी मिले। आप देखेंगे इसमें ज़ीरो करप्शन होगा, क्योंकि अभी जो है पैसे खाए जा रहे हैं, वेस्ट हो जा रहे हैं, देश के पैसे वेस्ट हो रहे हैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। इसमें जो जानवर के लिए काम करते हैं उनमें पैसों का कोई लालच नहीं है। अभी भी वो अपने जेब से पैसे डाल रहे हैं, खाने में भी, स्टेरिलाइजेशन में भी। सो देयर विल बी ज़ीरो करप्शन, देयर विल बी 100% इफिशिएंसी। मुझे लगता है कि ये बातें सुननी चाहिए सरकारों को, प्रशासन को, और इस पर अमल भी करना चाहिए। अगर PPP मॉडल आता है तो शायद जो करप्शन होता है वो हमें नहीं देखने को मिलेगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं झारखंड से, अमन नाम बताया जा रहा है, आप अपनी बात रख सकते हैं। अमन, मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? आप अपनी बात, अच्छा ठीक है, हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे। राखी दुबे जी, इतना डॉग्स को लेकर प्यार है, इतनी डॉग्स लवर्स सोसाइटीज़ हैं, NGOs हैं, तो सड़कों पर ये गुस्सा क्यों ऐसे इन बेजुबान लोगों को जब लोग मारते हैं, पत्थर फेंकते हैं, किसी चीज़ का गुस्सा उतारते हैं, या इनके बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने घरों से दूर कहीं इनको फेंक लाते हैं, उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनके अगेंस्ट क्या कानून है? जो डॉग्स के साथ क्रूएलिटी कर रहे हैं उनकी क्यों नहीं पेशी होती है? उनके केसेस हम क्यों नहीं देख पाते हैं इतने? हम ये केसेस तो देख लेते हैं कि डॉग ने बच्चे पर अटैक किया, डॉग ने किसी बड़े पर अटैक किया, डॉग ये कर रहे हैं, स्ट्रीट डॉग्स का झुंड दिख रहा है। हम ये केसेस क्यों नहीं देख पाते हैं जब मनुष्य, जिनके पास इतने ह्यूमन इमोशंस होते हैं, वो इन ह्यूमन चीजें डॉग्स के साथ, बेजुबानों के साथ करते हैं? देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि क्रूएलिटी आप किसी भी एनिमल के साथ करेंगे तो आपके अगेंस्ट FIR होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कौन रिपोर्ट कर रहा है। अगर क्रूएलिटी हो रही है तो पुलिस को जाके इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये इंसान क्रूअल तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर वो मालूम चलेगा तो उसके अगेंस्ट FIR होगी, लेकिन हमें ये देखना होगा कि आज
सब डॉग लवर्स कह रहे हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम तो है ना, स्ट्रे डॉग्स नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, लॉज बने हुए हैं जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, शेल्टर होम इतने दिन हो गए अभी तक नहीं बना है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से जो अभी सजेशन आया है ये बहुत अच्छा, बहुत ही वाइज सजेशन है कि एनजीओज एंड गवर्नमेंट दोनों हैंड इन हैंड चल के काम करें, जिससे कि इसका प्रॉपर सोल्यूशन निकल सके। और जितने भी जिसमें डॉग इस बात लवर की भी निगरानी हो सके कि किसी लेवल पर कोई करप्शन नहीं हो रहा है, कोई गलत तरीके से किसी डॉग के गले में फंदा नहीं डाल रहा है। हमारे साथ रेखा जी, मैं राखी जी मैं आऊंगी, हमारे साथ एक कॉलर महाराष्ट्र से जुड़ गए हैं, शांति जी हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं सर। चलिए दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। इन सब के बीच में कावेरी राणा जी, जिसका जैसे कि अंबिका जी बोल रही थी पीपीपी मॉडल है, मुझे लगता है बहुत अच्छा सजेशन है। अगर एनजीओस को, प्राइवेट एनजीओस कह लीजिए, या कोई भी ऐसी बॉडी जो डॉग्स को देखती है, देखरेख करती है, कई ऐसे डॉग्स को, कई ऐसी फैमिलीज, कई ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जो स्ट्रीट डॉग्स को लेकर जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं, उनको वैक्सीनेट कराते हैं। तो ये तो इमोशंस है, लोग करते हैं, लेकिन कावेरी जी मुझे लगता है इस चीज़ पर थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए कि एनजीओज है या कोई और बॉडीज है जो म्यूनसिपैलिटी के साथ एक साथ मिलकर काम कर रही है, जिसमें इस बात की भी निगरानी होगी कि जहां से डॉग्स आप उठा रहे हैं आप उनको वापस से वैक्सीनेट करके उन्हीं जगह पर छोड़ दीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता होगा। अनम्यूट कर लीजिए कावेरी जी। हाँ, एनिमल बर्थ कंट्रोल लॉन्च करवाया था आज से 5 साल पहले। हमने उसको रिजॉल्व किया जीपीएस फोटोग्राफ से। इट वॉज मैंडेटरी फॉर दी एनजीओ जो स्टरलाइजेशन कर रहा था कि आप कैचिंग के और रिलीज के सेम जगह के जीपीएस फोटोग्राफ्स प्रोड्यूस करेंगे, अदरवाइज आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो हमने तो रिलोकेशन ऐसे कंट्रोल किया, सरकार चाहे तो और बड़े लेवल पे काफी कुछ कावेरी कर जी सकती है। एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगी, मैं कॉलर को लेना चाहती हूँ। कमलेश है, एमपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैडम मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि देखिए ये डॉग के लिए अपने हाई ये कोर्ट में बनाई नसबंदी के लिए पर्याप्त व्यवस्था जो आप लोग बता रहे हैं, लेकिन ये जो आक्रामक डॉग्स हैं जैसे कि मोहल्ले पड़ोस में होते हैं है ना, तो उनको ये बताइए आप कि उनको कैसे पहचानेंगे आप लोग और कैसे उनकी नसबंदी करके सक्सेस करेंगे? अंबिका जी इसका जवाब दीजिएगा कि अगर जो कुछ तो ब्रीड्स ऐसी होती हैं जो बहुत फ्रेंडली होती हैं, लेकिन वो ब्रीड्स मुझे लगता है लोगों के घर में होती है, लोग उनको पाल रहे होते हैं, लेकिन उन स्ट्रीट डॉग्स का क्या जो शायद मिक्स ब्रीड होते होंगे कुछ ना कुछ, कैसे ये आइडेंटिफाई करें कि ये जो डॉग है वो लविंग है, ये जो डॉग है वो अग्रेसिव है, और एग्रेसिव डॉग्स का क्या सॉल्यूशन? मैं बताती हूँ। एक तो कोई चीज़ नहीं होती है अग्रेसिव डॉग। डॉग इज रिएक्ट करता है अपने सर्कमस्टेंसेस से। अगर आप कुत्ते को प्यार दो आपको लविंग डॉग मिलेगा, अगर आप कुत्ते से क्रूरता करो, बांध के रखो, मारो पीटो, भगाओ, सताओ, भूखा रखो, तब आपको डिफ़िकल्ट डॉग मिलेगा। तो वैसे ही इंसानों के साथ होता है, उसके वातावरण का प्रोडक्ट है। देयर इज़ नो सच थिंग एज एन अग्रेसिव डॉग। अब व्यवहार पे जाता है, आपके व्यवहार पे जाता है। अगर आप अच्छा व्यवहार करोगे आपको अच्छा व्यवहार मिलेगा। सो वी कैन नॉट ब्लेम द डॉग, क्योंकि जो इंसान उनके साथ करता है वो केवल रिएक्ट करते हैं। कुत्ते का दिमाग जो होता है वो 2.5 साल के बच्चे के बराबर है। अभी अगर 2.5 साल के बच्चों को हम मारे पीटे और बदले के भाव से देखें कि कुत्ता ने हमको चोट पहुंचाई, चलो डंडे लेकर कुत्ते की जान ले ले। मैं आपको एक हादसा बताती हूँ। एक कुत्ता अपने घर के बाहर बैठा था और कोई बाप अपने बच्चे के साथ घूम रहा था। कुत्ते ने भाव भाव किया, वो बाप ने आकर वो कुतिया को बांध के मारा पीटा, उसका जीभ काटा, उसकी आंखें बाहर की और उसको जिंदा दफना दिया। ये कोई नॉर्मल बिहेवियर है? ये कोई तरीका है? कुत्ते ने भौंका और इसके साथ किया और कोई उसको दंड नहीं मिला। जैसे लोग बोल रहे हैं एफआईआर होनी चाहिए। जब हम जाते हैं पुलिस स्टेशन एफआईआर करने, पुलिस ने बोला कुत्ता ने तो काटा होगा, कुत्ता ने तो भौंका होगा, इंसानों की क्या गलती? ये हमको रिएक्शन मिलता है। क्रूअल्टी पे एफआईआर लेना इतना मुश्किल बना दिया है। कुत्ता भौंकता तो फटाफट कार्रवाई होती है, मीडिया चैनल सारे चलाते हैं, कई सारे लूपहोल्स हैं जिस पर सिस्टम को सुनने की जरूरत है और सिस्टम को काम करने की भी जरूरत है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, मैं उनका भी रुख करना चाहूंगी। त्रिपुरारी जुड़े हैं, आप अपनी बिहार से, आप अपनी बात रख सकते हैं त्रिपुरारी।
देखिए मैम, ये लोग तो कहता है बहुत कुछ। स्थिति ऐसी है यहाँ कि रात में हम लोग चाहे संध्या में निकलते हैं तो कुत्ते चाहे रोड पर बैठे हुए हैं 5-5, 10-10, लगता है कि नोच तो खा जाएंगे वो। ठीक है कावेरी राणा जी, ये सिर्फ त्रिपुरारी की आवाज़ नहीं है, ये मुझे लगता है इस देश में कई सारे लोगों का भी कंसर्न है। हम एक तरफ डॉग लवर्स की तो बात कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि क्या सिस्टम है, क्या नहीं होना चाहिए, उनके साथ क्या क्रुएलिटी होती है, लेकिन त्रिपुरारी जैसे कॉलर्स की और भी कई ऐसे लोग हैं जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाई भी है। उनका क्या, जिनको डॉग से डर लग रहा है क्योंकि वो अग्रेसिव हो रहे हैं, उनको अपने घर जाने में डर लग रहा है, घर से बाहर दफ्तर जाने में डर लग रहा है, उनका क्या, इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? देखिए, जब एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स लॉन्च हुए थे तब भी एक लाइन उसमें मेंशन हुई थी, अवेयरनेस प्रोग्राम्स टू बी रन बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। किसी ने पढ़ी नहीं, नसबंदी कराना जरूरी है, नहीं पढ़ा तो अवेयरनेस प्रोग्राम कहाँ से पढ़ते, है ना। 2023 में अमेंडमेंट आया, उसमें इतना बड़ा बड़ा लिखा था, अडॉप्शन प्रोग्राम्स, अडॉप्शन एडवर्टाइजमेंट्स, awareness advertisements and programs to be run by municipal corporations. Local NGOs के साथ मिलकर public awareness create कीजिए। रेबीज का इंजेक्शन लगना क्यों जरूरी है, उसकी अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। कहाँ से करें? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को तो नसबंदी करना जरूरी नहीं लगता। सरकारी अस्पताल में, सरकारी वेटरनरी हॉस्पिटल में गांव वाला अपने कुत्ते को एंटी रेबीज का टीका नहीं लगवा सकता। हम जैसे एनजीओज उन गांव वालों के कुत्तों का एंटी रेबीज का टीकाकरण फ्री करते हैं। हम उन्हें समझाते हैं कि आप रेबीज का टीका नहीं लगवाएंगे तो आपके कुत्ते और आपके लिए, दोनों के लिए खतरा है। ये काम हमारा है क्योंकि हम एनजीओ हैं, पर क्या हमसे पहले ये सरकार का काम नहीं, क्या ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का काम नहीं, जिनको तो ऑर्डर दिया गया है ये करिए। अवेयरनेस क्यों नहीं, अवेयरनेस कैंप्स क्यों नहीं? डर मुझे भी लगता है, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, सबको लगता है किसी न किसी चीज से, पर हर चीज का एक सोल्यूशन भी तो है ना। औरतें घर से बाहर निकलने में, 9-9 साल की बच्चियां घर से बाहर निकलने में डरती हैं, रेप हो जाता है उनका, तो आदमियों को जेल में तो नहीं ना डाल देते, जिसने किया है उसको सजा देते हैं, वो बात अलग है। 4 दिन में, 4 महीने में बेल पे छूट के गोली मार देता है। हम उस देश में कुत्तों के बारे में बात कर रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम, नसबंदी, वैक्सीनेशन आपकी सरकार का काम है, जिसने 24 साल से ये काम नहीं किया। आई एम सॉरी टू से, किसी की भी सरकार रही हो, मैंने आज तक वोट नहीं डाला, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, किसी की भी सरकार रही हो, नसबंदी के लिए, इन डॉग्स के अडॉप्शन के लिए, इनके कंप्लीट ईयरली वैक्सीनेशन के लिए और देश को रेबीज से एक्चुअली बचाने के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। वो कलेक्टिव एफर्ट कहीं ना कहीं आज नहीं देखने को मिलता है। मेघा गुप्ता हैं, होम मेकर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेघा गुप्ता जी, तब से हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, सेकंड जो रिवाइज वर्डिक्ट आया है, उस पर चर्चा हो रही थी। चर्चा इस बात पर हो रही थी कि जो डॉग लवर्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, थोड़ी नरमी सुप्रीम कोर्ट के दूसरे आदेश में मिली है, हर कोई उसकी तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या हमारे पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है? बात इस बारे में भी हो रही थी कि उन लोगों का क्या जिन पर झुंड बनाकर ये स्ट्रीट डॉग्स अटैक कर देते हैं। हाँ जी, देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो पार्शली रिलीफ के लिए ही है, आम जनता के लिए, ये मेरे को ऐसा लगता है। बिकॉज जैसे वो कह रहे हैं कि एग्रेसिव डॉग्स को ही अभी उठाएंगे, और उठाना भी चाहिए, बिकॉज ये झुंड बना के जो ऐसे अटैक करते हैं छोटे बच्चों के ऊपर, वो बहुत ही ज्यादा स्केरी हो जाता है। हम भी अपने बच्चों को घर से बाहर खेलने से रोकते हैं, उनको जाने नहीं देते। हम लोगों के पेरेंट्स जो ओल्ड हो चुके हैं वो बाहर वॉक करने से डरते हैं, घबराते हैं। तो अभी यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को, अथॉरिटीज को, इसको सीरियसली इसका पालन करना चाहिए। अग्रेसिव डॉग्स को तो हटाना ही चाहिए, और बाकी भी डॉग्स मेघा, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ एक कॉलर हैं, शांतिलाल जी जुड़ गए हैं। शांतिलाल जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। शांतिलाल जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो, आप प्लीज अपनी बात रखिए।
चलिए ठीक है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन कावेरी जी, मैं एक और बात आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत डेली बेसिस पर, अंबिका जी, आप लोग डेली बेसिस पर इन तमाम चीज़ों से डील कर रही होती हूँ। क्या चार्जेस होते हैं मैम वैक्सीनेशन के, अगर कोई किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा हो, जो स्ट्रीट डॉग को लेकर जा रहा हो, क्या इस पर कोई, क्योंकि आप तो NGO से हैं, आप लोग शायद फ्री वैक्सीनेशन करा देते हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट जो वेटनरी हॉस्पिटल्स होंगे वहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं होता होगा। गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल्स में कई बार आपको वैक्सीन नहीं मिलती होगी, जिसकी कोई सुनवाई कहीं पर भी नहीं हो सकती है। क्या चार्जेस हैं और क्या आपको लगता है इन चार्जेस पर भी कुछ रेगुलेशन होना चाहिए? कावेरी जी, मेरा सवाल आपसे था। मैम, अगर मैं होलसेल मार्केट से 10 कुत्तों की वैक्सीनेशन की वैल खरीद के लाती हूँ, जो कि मुझे लानी पड़ती है, बीइंग एन NGO बहुत सारे कुत्तों का वैक्सीनेशन होता है, तो वो वाइल डिपेंडिंग ऑन किस कंपनी की मैं खरीद रही हूँ, मुझे 220 रुपए से 300 रुपए के बीच मिलती है, जिसका मतलब है कि लगभग 25 से 30 रुपए पर डॉग का वैक्सीन, एंटी रेबीज का खर्चा होता है। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी यही प्राइस है? अस्पताल में ये नहीं मिलती। अब इसी वैक्सीन को मैं प्राइवेट डॉक्टर के पास अगर लगवाने जाती हूँ, तो मैम मिनिमम 400 टू मैक्सिमम 800 रुपीज पर एंटी रेबीज वैक्सीन शॉट है, कहीं कहीं पे तो 1200 भी है। तो अंबिका जी, अगर एक वैक्सीन मिलता 25 रुपए में है और वो कहीं हॉस्पिटल्स में 1200 में लग रहा है, तो इसकी मॉनिटरिंग क्यों हम प्राइवेट चीज़ों की मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं? ये तो कितने, मतलब किस परसेंटेज पर कमाई हो रही है, उन सबको ताक पर रखकर। ये तो ऐसी चीज़ है, आप सर्जरी के पैसे लीजिए, आप किसी बीमारी है उसका पैसा ले लीजिए, लेकिन वैक्सीन जो इतना मैंडेटरी है, जिसकी अवेलेबिलिटी 25 रुपए में हो रही है, वो अगर प्राइवेट क्लिनिक्स में, प्राइवेट वेट हॉस्पिटल्स में 1200 पर लग रही है, तो कहीं तो इसका कुछ तो सेंटर पॉइंट आना चाहिए। इसके खिलाफ आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। उठाइए मैम। सबसे पहली क्वेश्चन ये है, जब वैक्सीन इतनी सस्ती है और इतनी मामूली खर्च है इस पे, तो व्हाई डजंट द सेंटर प्रोवाइड फ्री रेबीज वैक्सीन्स to all the dogs in the country and to all the veterinary hospitals, ताकि कोई भी जाए रेबीज वैक्सीनेशन के लिए तो आपका खर्चा ज़ीरो हो बाय ऑर्डर, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे पब्लिक हॉस्पिटल हो। लेट द रेबीज वैक्सीन बी अवेलेबल फ्री wherever it is available by government order। ये नहीं कि कोई 25 रुपए लगाए तो कोई 1200 रुपए लगाए। It should be zero। It should be like a public health exercise। जब पोलियो का बीमारी थी इंडिया में, पोलियो ड्रॉप्स वो फ्री, और ये पोलियो ड्रॉप्स घर घर में दिए जाते थे हर बच्चे को। और पोलियो ड्रॉप्स, जैसे कावेरी जी बता रही थी अवेयरनेस के बारे में, जब पोलियो ड्रॉप्स आए थे बहुत लोगों को सस्पिशन था कि ये हमें इनफर्टाइल बनाएगा, हमें ये बीमारी देगा, हमें वो बीमारी। तो फिर गवर्नमेंट ने बड़े अकल से एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाया था। श्री अमिताभ बच्चन became the face I of it, remember, and I he remember। I think explained- अंबिका जी, हर किसी को याद होगा अमिताभ बच्चन का जिस तरह से पोलियो में जागरूकता अभियान उनका था, उनका एक सही पर्सन को सेलेक्ट करना। अब समय की कमी है मेरे पास। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन, बहुत अहम बातें आप लोगों ने कही है। मुझे लगता है कि जब सरकार, जब प्रशासन इस तरह की बातें सुनेगा, तो उनको भी किसी न किसी ऐसे मॉडल पे वर्कआउट जरूर करना चाहिए जो इस देश के हित में होता है, जो जनहित में होता है, जो इन तमाम डॉग्स के लिए होता है जो बेजुबान होते हैं।